सबसे बड़ा 7 स्टार होटल मौरा पैलेस उस रात चकाचौंध से भर गया था। आलीशान बगीचे के बीचों बीच सजी पार्टी में शहर की तमाम बड़ी हस्तियां मौजूद थी। बड़े कारोबारी, फिल्मी चेहरे, राजनेता और ग्लैमर वर्ल्ड की तमाम हसीनाएं। सबकी नजरें बार बार गेट की ओर उठ रही थी। एक ही नाम सबकी जुबान पर था, शौर्य रावत, और उसी की बातें। आ गया क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं। उसका ऑरा ही अलग है। हमेशा लेट आता है मगर आते ही छा जाता है। इसी बीच एक शानदार चमचमाती मर्सिडीज धीमे से पोर्च में आकर रुकी। गार्ड एकदम एक्टिव हो गए। मीडिया वालों ने झटपट अपनी जगह संभाली। दरवाजा खुला। शौर्य रावत उतरा। ऊंचा कद, चेहरे पर गजब का कॉन्फिडेंस। उसने एक काले रंग का इटालियन सूट पहना था, जिसकी कॉलर और कफ्स पर बारीकी से जड़े हीरे चमक रहे थे। कैमरों की फ्लैश लाइट्स भी उसकी चमक को कैप्चर नहीं कर पा रहे थे। शौर्य रावत जैसे ही पार्टी में पहुंचा, वहां मौजूद लड़कियां उसे अट्रैक्ट करने की कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती थी। कुछ मेकअप सही करने लगी, कुछ ने साड़ी के पल्लू को ठीक किया, लेकिन इन सब को नजरअंदाज कर शौर्य सीधा मंच की ओर बढ़ा, जहां वीआईपी लोग उसका इंतजार कर रहे थे। हर कोई उससे हाथ मिलाना चाहता था, लेकिन वो बहुत लिमिटेड मुस्कुराहट के साथ लोगों से मिलता रहा। इसी बीच पार्टी के एक कोने में मिहिका अपने साधारण से सलवार सूट में खड़ी थी। उसके चेहरे पर मुंबई से नागपुर आने तक की थकान साफ दिख रही थी। उसकी सहेली इनाया, जो एक इवेंट कंपनी में काम करती थी और आज की पार्टी मैनेज कर रही थी, उसने मिहिका के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देख मिहिका, ये डायमंड मर्चेंट शौर्य रावत की पार्टी है। अगर तुझे नागपुर में काम चाहिए तो यहाँ से बेहतर मौका नहीं मिलेगा। कुछ भी पकड़ लो और शुरू हो। केटरिंग, कोऑर्डिनेशन, कुछ भी। मिहिका थोड़ी झिझकती हुई बोली, इतनी हाई क्लास पार्टी और मैं, अजीब लग रहा है, और वो भी बिना ज्वाइनिंग के। इनाया ने कहा, तू बस मुस्कुराना मत भूल और बाकी मैं संभाल लूंगी। कोई नहीं पूछेगा कि तू इवेंट कंपनी की एम्प्लॉय है कि नहीं। मिहिका अभी इनाया से कुछ कह ही रही थी कि उसके मोबाइल की तेज रिंगटोन गूंज उठी। इनाया ने देखा मिहिका परेशान लग रही थी। उसने फौरन पूछा, क्या हुआ, किसका कॉल है? मिहिका धीमे से बोली, घर से है, पापा का फोन है, सुबह से निकली हुई हूँ ये कहकर कि इंटरव्यू है, अब क्या कहूँ उन्हें। इनाया ने बिना देर किए फौरन उसका कंधा थामा। ओए, तू इतनी टेंशन मत ले, अभी के लिए बोल दे कि तुझे ट्रायल पे रखा गया है, बस आज के लिए, और अगर सब सही रहा तो कल से काम पक्का, समझी? उसने इधर उधर देखा, फिर इशारा करते हुए बोली, देख, यहाँ तो बहुत शोर है, पार्टी हॉल के पीछे एक स्टोर रूम है, तू वहाँ जाकर बात कर ले, आराम से। मिहिका ने धीमे से सिर हिलाया और घबराए कदमों से स्टोर रूम की तरफ निकल पड़ी। वो जैसे ही स्टोर रूम के पास मुड़ी, उसे अचानक किसी की दबी आवाज सुनाई दी। वो रुक गई और चौकन्नी निगाहों से चारों ओर देखा। स्टोर रूम के बगल में एक छोटा सा दरवाजा था, आधा खुला हुआ। आवाज वहीं से आई थी। मिहिका ने डरते डरते दरवाजे की तरफ झांका। भीतर की हल्की सी रोशनी में उसे चारों तरफ ग्रोसरी के कार्टन्स और बैग्स रखे दिखे। शायद इसे पेंट्री के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन अगले ही पल उसकी सांस जैसे थम सी गई। कमरे के सबसे कोने में एक आदमी कुर्सी से बंधा हुआ था। उसके सामने दो लोग खड़े थे। एक के हाथ में तेज धार वाला चाकू था, जो उस आदमी की तरफ ताने खड़ा था। दूसरा उसके बगल में ठंडी आवाज में उसे धमका रहा था। मिहिका के पैरों से जैसे जमीन खिसक गई। वो चिल्लाने ही वाली थी, लेकिन झट से उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। मिहिका मन में बोली, ये सब क्या है? ये कौन लोग हैं? और ये बंधा हुआ आदमी कौन है? अचानक उस धमकी देने वाले की आवाज और सख्त हो गई। तूने शौर्य रावत से होशियारी करने की कोशिश की है, अब भुगत। तुझे क्या लगता है तेरी पॉलिटिकल पहुंच तुझे शौर्य से बचा लेगी? बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहा था। इतना कहते हुए उसने एक कदम बढ़ाया और तभी उसका चेहरा रोशनी में आया। मिहिका के पैरों तले जमीन निकल गई। वो बड़ी मुश्किल से बोली, ये तो शौर्य रावत है। पार्टी में अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था इसे। वो बुरी तरह कांपने लगी।
उसकी उंगलियां फोन पर कसने लगी, लेकिन तभी उसके पैर से एक पुराना स्टूल टकराया और जोर से जमीन पर गिर पड़ा। कमरे के भीतर सन्नाटा पसर गया। शौर्य और उसका साथ खड़ा चाकू वाला आदमी एक साथ पलटे। शौर्य की गरजती आवाज गूंजी, कौन है वहाँ? मेघा ने कुछ सोचे बिना ही उल्टा दौड़ लगा दी, तेज बेतहाशा, जैसे जान बचानी है। भीतर शौर्य तेजी से आगे बढ़ा और बोला, देव, देख कौन था? उसके साथ खड़ा देव, शौर्य जितनी ही उम्र का, उसका दोस्त, साथी, या यूं कहें उसका दाहिना हाथ। देव ने एक झलक शौर्य की ओर देखा, फिर बिना कुछ कहे बाहर की ओर दौड़ पड़ा। उसने बाहर निकलते ही देखा एक लड़की की भीड़ जो तेजी से कॉरिडोर को पार हो रही थी। दूसरी तरफ मेघा भागती हुई सीधे पार्टी हॉल में आकर उसकी सांसें उखड़ चुकी थी। वो हाँफते हुए इधर उधर इनाया को ढूंढने लगी। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वो इनाया को सब बताना चाहती थी जो उसने अभी कुछ ही देर पहले देखा था, लेकिन इनाया कहीं नजर नहीं आ रही। उसी वक्त मेघा के सामने से एक वेटर पानी का ट्रे लेकर गुजरा। मेघा ने झट से एक गिलास पानी उठाया और नजदीक का कोई कोना ढूंढने लगी ताकि कुछ देर वहां बैठकर खुद को संभाल सके। उसके पैर कांप रहे थे, मानो अभी गिर ही जाएंगे। पानी का ग्लास हाथ में लिए जैसे ही वो मुड़ी, तभी उसका पूरा पानी किसी से टकराकर गिर गया। उसने देखा सामने शौर्य रावत का सूट पूरी तरह भीग चुका था। पार्टी की चमक दमक एक पल में सन्नाटे में बदल गई। कैमरे जो अभी तक गेस्ट और इवेंट को कैप्चर कर रहे थे, अब मेघा और शौर्य पर जूम कर गए। हर एक नजर अब इसी हादसे पर टिकी थी। मेघा ठिठक गई, उसकी सांसें और तेज हो गई। उसके सामने वही आदमी खड़ा था जिसे उसने चंद मिनट पहले किसी को जान से मारने की धमकी देते देखा था। उसके होंठ सूखने लगे, उसका गला रूंध गया। वो चाहकर भी एक शब्द नहीं बोल पाई। उसने अपनी आंखें एक पल के लिए बंद की और मन ही मन बोली, हे भगवान, आज मेरी किस्मत ही फूटी हुई है। अगर इसे पता चल गया कि मैंने सब कुछ देख लिया है तो। नहीं मेघा, तुझे कुछ नहीं जताना है। तेरी आंखों में डर नहीं दिखना चाहिए इसे। उसने खुद को संभालते हुए जल्दी से सामने पड़े नैपकिन्स उठाए और शौर्य के कोट को पहुंचते हुए बोली, सॉरी, मैंने देखा नहीं और ये हो गया। शौर्य ने एक कदम पीछे हटते हुए उसकी ओर तीखी नजर से देखा, फिर उसकी इंसल्ट करते हुए बोला, क्या तुम्हें अंदाजा है कि तुमने किस पर पानी गिराया? मेघा ने उसकी आंखों में झांकने की कोशिश की, पर वो नजरों से जैसे काट रहा था। मेघा ने नरमी से कहा, बस पानी ही तो है, सूख जाएगा, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। शौर्य का चेहरा कठोर हो गया। उसने अपने सूट के भीगे हिस्से की ओर इशारा किया और तंज करते हुए कहा, ये जो तुम पानी कह रही हो ना, उसकी कीमत शायद तुम्हारे महीने भर की सैलरी से ज्यादा है। ये कपड़ा सीधे सेवल रो से आया है और ये कोई लोकल साड़ी नहीं जिसे बाल्टी में डुबो दो। चारों तरफ से हल्की हंसी की आवाजें आई। मेघा ने गहरी सांस ली, पर उसके चेहरे पर शर्म नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस था। उसने शांति से जवाब दिया, शायद मैं आपकी तरह लाखों का सूट नहीं पहनती, लेकिन इंसान की कीमत उसके कपड़ों से नहीं, उसके बर्ताव से होती है। शौर्य की आंखों में पल भर को एक अजीब सी झुंझलाहट आई। वो बोलने ही वाला था कि मेघा ने नैपकिन टेबल पर रख दिया और धीमे कदमों से वहां से चली गई। सब लोग चुप थे। मीडिया भी थोड़ी देर के लिए निशब्द हो गई और यश, उसकी चमक भी शायद थोड़ी देर के लिए फीकी पड़ गई। देव, जो अब तक खामोशी से ये सब कुछ देख रहा था, वो आहिस्ता से शौर्य के नजदीक गया और उसके कान में बोला, ये वही लड़की है जिसकी हमें तलाश थी। दूसरी तरफ मेघा उस पार्टी से निकल तो आई थी, लेकिन अंदर ही अंदर जो उथल पुथल मची थी वो उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। कुछ ही देर पहले तक जो आत्मविश्वास उसकी चाल में था, जो चमक उसकी आंखों में थी, वो अब कहीं खो गई थी। फुटपाथ पर चलते हुए उसके कदम लड़खड़ा से रहे थे। भीड़ में होते हुए भी वो खुद को अकेला महसूस कर रही थी। पास से गाड़ियां निकल रही थी, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। सिर्फ शौर्य की वो तीखी आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने किस पर पानी गिराया है? उसका दम घुटने लगा था।
उसी पल पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मिहिका चौंक कर पड़ी। उसकी दोस्त इनाया उसके सामने खड़ी थी। इनाया की आवाज में घबराहट थी। अरे पागल, मैं हूँ, तूने ये क्या कर दिया? मिहिका ने खुद को संभाला और गहरी सांस लेते हुए बोली, क्या कर दिया मैंने? बस गलती से पानी गिर गया, माफी भी मांगी, अब और क्या करती। इनाया ने उसके दोनों कंधों को थाम लिया। तू समझ नहीं रही, वो शौर्य रावत है, पूरा शहर उसे जानता है। तुझे अंदाजा भी है तूने कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। मिहिका ने थोड़ी देर चुप रहकर नीचे देखा, फिर बोली, इनाया, मैंने जो जिंदगी, जो अतीत देखा है ना, उसके आगे ये सब कुछ भी नहीं है। मुझे अब इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। इनाया अभी कुछ बोल ही रही थी कि मिहिका की नजर होटल से बाहर निकलते हुए 5-6 काले कपड़े वाले बॉडीगार्ड्स पर पड़ी। उनमें से एक बार बार उसकी तरफ इशारा कर रहा था, ठीक उसी अंदाज में जैसे वो किसी को पहचान चुका हो। ये देखकर मिहिका की रूह कांप उठी। उसने घबरा कर इधर उधर देखा, फिर तुरंत इनाया से बोली, बहुत देर हो गई है, मुझे अब घर जाना होगा। इतना कहकर उसने सामने से आते एक ऑटो को रोका और बिना कुछ और कहे उसमें बैठकर तेजी से निकल गई। इनाया हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आया कि अचानक ऐसा क्या हुआ। मिहिका इस तरह अजीब व्यवहार क्यों कर रही थी। उधर ऑटो में बैठी मिहिका की सांसें बेकाबू हो रही थी। वो अपने चेहरे पर आए पसीने को पोंछते हुए बड़बड़ाई, उसे सब पता चल गया है कि मैंने सब कुछ देख लिया, सब कुछ सुन लिया। अब उसने मेरे पीछे अपने लोग छोड़ दिए हैं। उसका डर अब शक नहीं बल्कि हकीकत बन चुका था। मिहिका की सोच भी पूरी नहीं हो पाई थी कि ऑटो एक तेज झटके के साथ अचानक रुक गया। उसका सिर सामने की सीट से टकराया और वो बुरी तरह लड़खड़ा गई। उसने आंखें खोली ही थी कि देखा ऑटो के चारों तरफ 4-5 गाड़ियां आकर रुक चुकी थी और उसे चारों ओर से घेर लिया गया था। मिहिका का खून सूख गया। उसने कांपती नजरों से इधर उधर देखा। हर तरफ सिर्फ सुनसान सड़क, दूर दूर तक कोई इंसान, कोई दुकान, कोई आवाज नहीं। उसने पीछे पलट कर देखा तो पाया ऑटो वाला तो कब का ऑटो छोड़कर भाग चुका था। अब वो इस वीरान रास्ते पर बिल्कुल अकेली थी, गाड़ियों के घेरे में, खतरे के बीच। तभी उसने देखा सबसे आगे वाली गाड़ी में से शौर्य रावत अपने उसी साथी के साथ उतरा जिसे मिहिका ने उस पार्टी में चाकू पकड़े देखा था। वो दोनों एकटक मिहिका को देखते हुए उसकी तरफ बढ़े आ रहे थे। क्या शौर्य मिहिका को जान से मारने का इरादा लिए आया है? क्या मिहिका खुद को बचा पाएगी? क्या ऐसे मौके पर कोई मदद के लिए आ पाएगा? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि पर। मोरा पैलेस की पार्टी में था, लेकिन अब वहाँ ग्लैमर की जगह सन्नाटा था और फोटोग्राफर्स की जगह खामोश अंधेरा। मिहिका ने तुरंत फोन निकाला पर फोन स्विच ऑफ था। तब तक देव और शौर्य पास आ चुके थे। शौर्य ने झुककर अंदर झांका और गुर्राया, भागने की बहुत आदत है तुम्हें? मिहिका कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखें डरी हुई थी। शौर्य की निगाहें मिहिका पर टिकी थी। उसने मिहिका की आंखों में झांकते हुए कहा, जो देखा भूल जाओ, क्योंकि जो नहीं भूलते वो अक्सर खो जाते हैं। देव एकदम और आगे बढ़ा। उसके हाथ में एक छोटा सा ब्लैक डिवाइस था, शायद कोई रिकॉर्डर। उसने उसे शौर्य को थमाया। शौर्य ने उसे ऑन किया और उसकी तरफ झुकते हुए बोला, अब बोलो, कह दो कि तुमने कुछ नहीं देखा। जो वहाँ हुआ वो सिर्फ एक पैंट्री में सामान शिफ्ट करने वाला सीन था, समझी? मिहिका की सांसें उखड़ गईं। वो बोलना चाहती थी पर उसके गले से शब्द नहीं निकल पा रहे थे। शौर्य ने उसकी चुप्पी देखी और फिर वहाँ से रिकॉर्डर उसकी तरफ बढ़ाया। बोलो, सिर्फ एक लाइन, मैंने कुछ नहीं देखा। मिहिका की आंखों में आंसू नहीं थे, फिर उसकी रूह कांप रही थी। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मैंने कुछ नहीं देखा। शौर्य ने मुस्कुराकर रिकॉर्डर बंद कर दिया। उसने कहा, शाबाश, अब घर जाओ और अगली बार अगर पार्टी में आओ तो बस पार्टी एंजॉय करना, एक्स्ट्रा करिकुलर में मत जाना। देव ने एक इशारा किया। एसयूवीज धीरे धीरे रास्ते से हटने लगी। मिहिका कुछ देर तक वहीं बैठी रही, फिर धीमे से ऑटो से बाहर निकली। उसके पैर अब भी कांप रहे थे।
उसने पीछे मुड़कर देखा, शौर्य की गाड़ी सबसे आखिर में निकल रही थी। गाड़ी के शीशे से उसकी आंखें अब भी मिहिका की तरफ देख रही थी, गहरी और काली आंखें। जब सब गाड़ियां चली गईं, तब जाकर मिहिका ने गहरी सांस ली। अगली सुबह अलार्म की ट्यून बजते ही उसने नींद में हाथ बढ़ाकर उसे बंद कर दिया। करवट बदली, तकिए पर सिर टिकाया और आंखें मूंद ली। नींद अब भी अधूरी थी। कमरे में अभी भी हल्का अंधेरा था। पर्दों के पीछे से आती सुबह की रोशनी जैसे दस्तक दे रही थी, पर मिहिका की दुनिया अब भी पिछली रात में अटकी थी। बाहर से टीवी की आवाज आ रही थी। कम वॉल्यूम पर कोई न्यूज एंकर कुछ कह रहा था, लेकिन एक शब्द ने उसकी नींद तोड़ दी। मोरा पैलेस, रावत फैमिली। उसने तुरंत आंखें खोली। शरीर अकड़ा हुआ था, पर आवाज तेज हो चुकी थी। वो धीरे से उठकर बैठी। बाल बिखरे हुए थे, माथे पर शिकन थी, लेकिन ध्यान से सुनने की कोशिश कर रही थी। कल रात नागपुर के मोरा पैलेस में रावत फैमिली की हाई प्रोफाइल पार्टी के दौरान एक बेशकीमती डायमंड ब्रोच चोरी हो गया। सूत्रों के मुताबिक ब्रोच की कीमत करोड़ों में है और ये रावत खानदान में पीढ़ियों से जुड़ा हुआ है। मिहिका की बड़ी आंखें चौड़ी हो गई। तभी न्यूज आगे बढ़ी। सीसीटीवी में एक लड़की को देखा गया है जो शौर्य रावत के कोर्ट को पहुंच रही है। वहीं पर आखिरी बार वो ब्रोच दिखाई दिया था। उसके कानों में एक झंझनाहट सी होने लगी। उसे याद आया वो हादसा, वो पानी गिरना, वो नैपकिन। उस लड़की की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन तभी एक जोरदार दस्तक ने उसके ध्यान को भटकाया। कुछ ही देर में उसकी माँ की घबराई हुई आवाज आई, मिहिका। वो तुरंत उठी और कमरे से भागती हुई बाहर हॉल में पहुंची। सामने दरवाजा खुला हुआ था और अंदर 2 पुलिस अधिकारी खड़े थे। माँ का चेहरा सफेद पड़ चुका था। एक अफसर ने उसकी ओर देखा और बोला, आप मिहिका हैं? उसने धीमे से सिर हिलाया। जी, मैं हूँ। पुलिस वाले ने आगे पूछा, आप कल मोरा पैलेस में थी? मिहिका आराम से बोली, हाँ, एक दोस्त की मदद से। वहाँ इवेंट में थोड़ा काम करने गई थी। अफसर ने कागज दिखाया और बोला, वहाँ डायमंड ब्रोच की चोरी हुई है। हमें सूचना है कि आप उस जगह मौजूद थी। हमें आपके घर की तलाशी लेनी होगी। मिहिका के मुंह से बिना सोचे निकला, क्यों? मेरे घर की क्यों? मैंने क्या किया है? दूसरे अफसर ने उसकी आंखों में झांका, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। वो कुछ पल चुप रही, फिर पीछे हटी और बोली, ठीक है, देख लीजिए। पुलिस घर के हर कोने में फैल गई। अलमारियां, बैग, स्टोर रैक, बेड के नीचे तक झांका गया। माँ सहमी खड़ी थी। पापा सन और मिहिका बस एक कोने में खड़ी साफ देख रही थी, ठंडी आंखों से। करीब 20 मिनट बाद अफसरों ने सिर हिलाया। कुछ नहीं मिला। मिहिका की माँ की सांस जैसे वापस आई, लेकिन बड़ा अफसर अब भी चुप नहीं था। हमें आपसे कुछ और पूछताछ करनी है, हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलिए। मिहिका ने कहा, क्या मैं अपने मम्मी पापा से बात कर सकती हूँ? वो बोला, जल्दी करो। मिहिका माँ के पास गई, उनका हाथ पकड़ा। माँ, कुछ नहीं होगा, बस पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं। मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। इतना कहकर वो पुलिस वालों के साथ निकल गई। गाड़ी शहर से बाहर की ओर बढ़ रही थी। रास्ते बदलते गए, ट्रैफिक छूट गया, फिर भी गाड़ी नहीं रुकी। मिहिका ने बाहर देखा और पूछा, ये रास्ता पुलिस स्टेशन का तो नहीं है? कोई जवाब नहीं आया। कुछ ही देर में गाड़ी एक हाई सिक्योरिटी एरिया में दाखिल हुई। ऊंची दीवारें, इलेक्ट्रॉनिक गेट, भीतर आधुनिक इमारतें। वो कुछ बोलती उससे पहले गाड़ी एक चमचमाते कॉरिडोर के सामने आकर रुकी। पुलिस वाले ने दरवाजा खोला। आइए। वो चुपचाप उतरी। चलते हुए पूछना चाहा, हम कहाँ हैं? पुलिस वाला बिना देखे बोला, जहाँ सवाल नहीं किए जाते। इतना कहकर पुलिस वाला मिहिका को लेकर एक बड़े से कमरे में पहुंचा और सामने कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए बोला, बैठ जाइए। वहाँ एक टेबल थी और टेबल के उस पार एक आलीशान कुर्सी पर कोई बैठा हुआ था, लेकिन उसकी पीठ मिहिका की तरफ थी। तभी कुर्सी घूमी और हाथ में कॉफी मग लिए शौर्य रावत की आंखें मिहिका की नजरों से मिली। वो बिना मुस्कुराए बोला, इंटेरोगेशन अब शुरू होता है, लेकिन पुलिस नहीं पूछेगी। मिहिका का गला सूख गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, पुलिस वाला अब कमरे के कोने में खड़ा था।
जैसे शौर्य के गुलाम हो। उसे अब समझ में आया ये पूछताछ नहीं थी, ये पावर डेमो था। शौर्य ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे घर में डायमंड नहीं मिला, मैं जानता था नहीं मिलेगा। मेघा की सांस थमी। मेघा कुछ बोल नहीं पाई। उसका चेहरा सख्त था, लेकिन भीतर सब थर्रा रहा था। शौर्य आगे बोला, चलो अब सच बता दो। मेघा हैरानी से बोली, सच? कैसा सच? और मैं यहाँ क्यों लाई गई हूँ? शौर्य उसकी आंखों में झांकता रहा। ठंडा नपातुला सवाल किया, कहाँ है वो डायमंड? मेघा का चेहरा एकदम सख्त हो गया। वो चिढ़कर बोली, डायमंड? मुझे कुछ नहीं पता, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया। शौर्य धीरे से मुस्कुराया और कहा, मानना पड़ेगा, हिम्मत तो है तुम में। पुलिस उठा के यहाँ तक ले आई और अब भी मासूम बनने की एक्टिंग कर रही हो। खैर, वहीं पास खड़ा देव, जो अब तक खामोश था, तभी उसका फोन वाइब्रेट करने लगा। तभी देव वहां दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक फोल्डर था। शौर्य ने फोल्डर उठाया और मेघा की तरफ देखा। अब उसकी आवाज में खेल खत्म करने वाला टोन था। शौर्य ने एकदम से टोन बदल कर कहा, डायमंड नहीं देना चाहती तो कोई बात नहीं, उसके पैसे चुका दो। मेघा के होश उड़। पैसे? मैं कहां से दूंगी इतने पैसे? और जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो पैसे क्यों दूं? शौर्य ने टेबल पर हाथ पटका। मेघा की आंखें बंद हो गईं। उसके चेहरे से जैसे रंग उतर गया। शौर्य धीरे धीरे उसके करीब आया। हर कदम के साथ उसकी आवाज और ठंडी होती गई। पैसे तो देने ही पड़ेंगे, क्योंकि शौर्य रावत अपनी चीजों को लेकर बहुत पॉसेसिव है। अगर मेरा छोटा सा सामान भी गुम हो जाए ना, तो मैं सब गुम कर देता हूँ, और यहाँ बात करोड़ों की है। उसने फोन निकाला, स्क्रीन को मेघा के सामने घुमाया। स्क्रीन पर तस्वीरें थी, उसके मम्मी पापा उनके नए घर के बाहर। उसकी माँ सब्जी लेकर लौट रही है, उसके पापा बालकनी में अखबार पढ़ते हुए। शौर्य की आवाज अब फुसफुसाहट बन चुकी थी। बहुत प्यारे लोग हैं, उम्मीद करता हूँ तुम भी उन्हें प्यार करती होगी। मेघा समझ चुकी थी, ये सिर्फ धमकी नहीं, सीधा ब्लैकमेल था। उसकी रगों में डर नहीं, अब गुस्सा दौड़ने लगा था। आखिर चाहते क्या हो तुम मुझसे? क्यों कर रहे हो मेरे साथ ये सब? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं। इस बार शौर्य कुछ नहीं बोला। उसके पीछे खड़ा देव जवाब देता है, किसका किससे लेना देना है कौन जानता है, शायद आने वाले वक्त में कुछ निकल आए। फिलहाल जो शौर्य कह रहा है उस पर ध्यान दो। शौर्य थोड़ा झुका और फुसफुसाया, साफ कहूं तो अगर तुम पैसे नहीं दे सकती तो मेरे लिए काम करो, जब तक वो कीमत पूरी ना हो जाए। मेघा ने सख्त निगाहों से देखा और नफरत से बोली, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकती। शौर्य ने बहुत आराम से मुस्कुराकर कहा, तो फिर सोच लो, तुम्हारे पापा की अभी अभी नौकरी लगी है और तुम लोग इस शहर में नए आए हो। अफसोस ज्यादा दिन टिक नहीं पाओगे। मेघा की रीढ़ से सिरहन दौड़ गई। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की। उसकी पलकों के नीचे आंसू इकट्ठा हो रहे थे, लेकिन वो बाहर नहीं आने दी। एक लंबा भारी सन्नाटा, फिर एक टूटी हुई थकी हुई पर साफ आवाज निकली, क्या करना होगा मुझे? शौर्य के होठों पर एक धीमी सलीकेदार मुस्कान फैल गई, जैसे किसी ने उसकी बिछाई हुई बिसात पर पहला मोहरा चल दिया। मेघा के साथ आखिर कौन सा खेल खेलना चाहता है शौर्य? क्या मेघा शौर्य रावत की ब्लैकमेलिंग से निकल पाएगी, या अपने परिवार को बचाने के लिए वो शौर्य की हाथों की कठपुतली बन जाएगी? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड।